सभी विद्यार्थियों को वंदे मातरम। मैं विकास श्रीवास्तव विक्रमादित्य आईएएस गोरखपुर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। तैयारी समीक्षा अधिकारी की प्रश्नों के माध्यम से आज हम लोग अर्थव्यवस्था के बचे हुए बाकी प्रश्नों को हल करेंगे। चूंकि समीक्षा अधिकारी का एग्जाम निकट आ गया है, इसलिए मैं सारे प्रश्नों को समेट कर आपके समक्ष उपस्थित कर रहा हूं, ताकि आप बहुत अच्छे ढंग से तैयार करके एग्जामिनेशन में इसको हल कर सके। तो आइए हम लोग प्रश्नों को यहां एक एक करके हल करना प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत में सिक्के जारी करने के लिए कौन अधिकृत है? भारत में सिक्के जारी करने के लिए कौन अधिकृत है? जारी करने के लिए कौन अधिकृत है? ठीक है, ऑप्शन यहां पर दिया हुआ है। नंबर ए आरबीआई, नंबर बी वित्त मंत्रालय, नंबर बी वित्त मंत्रालय, नंबर सी एसबीआई और स्टॉक बाजार, एसबीआई, और नंबर डी स्टॉक बाजार। तो आप जरा इसको बहुत आसानी यहां अच्छे से जान लीजिए कि भारत में सिक्के जो का निर्माण करता है, ढालने का अधिकार जो है वो केवल और केवल भारत सरकार का है। भारत में सिक्कों के निर्माण करना, सिक्कों को ढालना, इसका अधिकार एकमेव अधिकार जो है वो भारत सरकार के पास ही होता है। लेकिन जारी करने के लिए जो अधिकृत होता है वो आरबीआई होता है। यहां पूछा है जारी करने के लिए अधिकृत कौन है? भाई बहुत वर्षों से सरकार का ही एकाधिकार रहा है सिक्के निर्माण में, लेकिन जारी करने का जो अधिकार दिया गया है वो अधिकृत किया गया, वो आरबीआई को किया गया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो यहां सही ऑप्शन होगा आरबीआई। आरबीआई को सिक्के जारी करने के लिए अधिकृत किया गया है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 2, आरबीआई मुद्रास्फीति को रोकने के लिए निम्न में से कौन से उपाय प्रयोग में लाती है? आरबीआई मुद्रास्फीति को रोकने के लिए, मुद्रास्फीति को रोकने के लिए, माइंड करिएगा यार, मुद्रास्फीति को रोकने के लिए कौन से उपाय प्रयोग में लाती? अब जरा देखिए, 3-4 उपाय दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग मुद्रास्फीति का मतलब जानेंगे, तब हम लोग इसको हल कर पाएंगे इस प्रश्न को। नंबर ए जो पहला है वो है बैंक दर में वृद्धि। दूसरा है नकद आरक्षित अनुपात में वृद्धि, नकद आरक्षित अनुपात में वृद्धि, यानी कैश रिजर्व रेशियो सीआरआर में वृद्धि। तीसरा उपाय है संविधिक तरलता अनुपात में वृद्धि, सांविधिक या संवैधानिक तरलता अनुपात में वृद्धि, एसएलआर में वृद्धि, ठीक ना, स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। और चौथा है सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय, सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय। अब मुद्रास्फीति का मतलब होता क्या है, पहले ये जान लीजिए आप। व्हाट इज इन्फ्लेशन? इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति होता क्या, जरा इसको पहले जानिए। देखिए, मुद्रास्फीति का मतलब होता है कि वस्तुओं की कीमत वृद्धि होती जाए धीरे धीरे और मुद्रा की कीमत में गिरावट होती जाए। यानी मुद्रास्फीति वह घटना है जिसमें वस्तुओं की कीमत तो बढ़ती जाती है, लेकिन मुद्रा की कीमत ग्रेजुअली क्या होती है, घटती जाती है। एक प्रकार से आप इसको सामान्य भाषा में कह सकते हैं महंगाई की स्थिति। अच्छा, महंगाई की स्थिति का जो सबसे बड़ा कारण जो होता है, बहुत सारे कारण हैं, लेकिन मुद्रा
यहां महंगाई को अगर घटाना है तो बहुत सारे उपाय हैं। वस्तुओं की कीमत को घटा दीजिए, ब्लैक मनी को रोक दीजिए, बहुत सारे उपाय हैं। लेकिन जो प्रमुख उपाय ये है कि हमको मुद्रा की वैल्यू बढ़ाना है। और मुद्रा की वैल्यू जब बढ़ेगी कब? जब मुद्रा की मात्रा कम होगी। भाई मार्केट में अगर कोई चीज ज्यादा मात्रा में आ जाता है तो उसका कीमत बहुत कम होता है। आप देखिए जैसे आलू का सीजन आता है तो आलू बहुत बड़ी मात्रा में आ जाता है तो आलू का कीमत बहुत घट जाता है, और धीरे धीरे जब आलू की मात्रा कम होने जाती है अन्य सीजनों में तो आलू की कीमत बढ़ जाता है। उसी तरह मुद्रास्फीति में सरकार क्या करती है? एक उपाय के रूप में मुद्रा की मात्रा को मार्केट में यानी फ्लो ऑफ लिक्विडिटी को क्या करती है? कम करती। ठीक है। अब जो इस कॉन्सेप्ट को समझ रहा है वही इस प्रश्न को हल भी कर पाएगा। अब जैसे मैं दिया है CRR बैंक दर में वृद्धि, तो बैंक दर में जब वृद्धि करेगा इसका मतलब है कि जो बैंकों को RBI जो है लोन जो देगा वो महंगे रेट पर देगा। बैंक दर बढ़ गया क्यों? अब उनको महंगे ब्याज दर पर मिलेगा। जब बैंकों को महंगे ब्याज दर पर लोन देगा RBI तो बैंक भी जनता को महंगे लोन दर पे देंगे, ब्याज दर पे देंगे। तो जब लोन महंगा हो जाएगा तो आम जनता लोन कर लेगी। इसका मतलब मार्केट में मुद्रा की मात्रा कम हो जाएगी। यानी बैंक दर में वृद्धि जो है वो निश्चित ही मुद्रास्फीति को कम करने का एक साधन है, क्योंकि इससे मुद्रा की मात्रा कम होगी। ऐसे प्रश्नों को ही मैं जान के यहां ले रहा हूं जिसमें व्याख्या करने का अवसर ज्यादा हो। मेरा उद्देश्य यही है। प्रश्न तो बहुत सारे हैं, उद्देश्य यहां है कि जो प्रमुख प्रश्न है जिसमें हमको समझा सकते हैं बढ़िया से, क्योंकि यहां मूल अंतर वही है, समझाना ही मूल रूप से है। दूसरा है नगद आरक्षित अनुपात में वृद्धि। कुछ कैश हर बैंकों को अपने पास रखना पड़ता है जिससे बैंकों का जो विश्वास है वो बना रहे, यानी उनका जो माने वो दिवालिया ना हो, बैंक दिवालिया होने से बचे, उनके पास जब पैसा रहेगा। ठीक है। तो कैश उनको अपने पास कैश रिजर्व रेशियो में कुछ रेशियो रखना पड़ता है जिसको वो लोन ना दे। अब कैश रिजर्व रेशियो अगर बढ़ा देगा RBI, यानी बैंकों को पहले मान लीजिए 20% तो अब 30% रखना पड़ेगा। एक उदाहरण दे रहा हूं। तो यानी कि मार्केट से जाहिर सी बात है मार्केट में वो लोन अब ज्यादा नहीं दे पाएंगे, क्योंकि RBI ने कह दिया अब आपको ज्यादा पैसा रखना। कैश रिजर्व रेशियो जब बढ़ जाएगा इसका मतलब मार्केट मुद्रा मात्रा कम हो जाएगी, इसका मतलब मुद्रास्फीति कम होगा। तो CRR भी जो है वो बैंक मुद्रास्फीति को कम करने में महत्वपूर्ण योगदान रख रहा है। कौन? नगद आरक्षित अनुपात में वृद्धि, तो ये भी सही है। तीसरा है सांविधिक तरलता अनुपात में वृद्धि। देखिए प्रत्येक बैंक को अपने नगद का कुछ भाग, अपने पैसे का कुछ भाग जो है या तो सोना में रखे या प्रतिभूतियों में रखे या कैश के रूप में रखे, उसको SLR बोलते हैं, स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। देखिए हर बैंक का अस्तित्व सुरक्षित रहे, साख बना रहे और उनका वो दिवालिया ना हो, ठीक है ना। इसके लिए बैंकों को अपने पास अपने धन का सब लोन में नहीं दे देना है, बहुत सारे धन रखना है। CRR SLR यही है। तो SLR अगर बढ़ जाएगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? बैंकों को पैसा रखना पड़ेगा ज्यादा, सोना या कैश के रूप में या प्रतिभूतियों के रूप में। तो बैंक मार्केट में पैसा क्या होगा? कम दे पाएंगे, यानी मार्केट से मुद्रा की मात्रा कम हो जाएगी, मुद्रास्फीति कम हो जाएगा। यानी ये भी SLR में वृद्धि भी मुद्रास्फीति को कम करने में क्या कर रहा है? योगदान कर रहा है। तो तीसरा भी सही हो गया। अब चौथा दे रहा है सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय। अब मान लीजिए सरकार कोई प्रतिभूतियां निकाल रहा है, सरकार कोई शेयर जारी कर रहा है, तो RBI अगर इसको खरीदता है तो RBI मार्केट में पैसा झोंकना पड़ेगा, यानी मार्केट में पैसा ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है ना। प्रतिभूतियां सरकार जब खरीदती है तो उतना जारी भी करती है। तो यहां RBI जब खरीदेगा तो प्रतिभूतियां जितने में खरीदेगा पैसा मार्केट में डालेगा। तो जाहिर सी बात है प्रतिभूतियों, अगर सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय RBI कर रहा है तो इससे मुद्रा की मात्रा में कमी नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि ये उपाय मुद्रास्फीति को कम करने में सही नहीं है, क्योंकि जब सरकारी प्रतिभूतियों को
जितना वो खरीदेगा उतना मुद्रा उसको जारी करना पड़ेगा, मुद्रा की मात्रा अधिक हो जाएगी। इसका मतलब हुआ 1, 2, 3 जो है वो मुद्रा स्फीति के उपाय में है, योगदान दे रहा है, लेकिन चौथा नहीं दे रहा है। ठीक है, तो क्लियर उत्तर क्या होगा? 1, 2 और 3। बैंक दर में वृद्धि, नकद आरक्षित अनुपात में वृद्धि, सामूहिक तरलता अनुपात यानी एसएलआर में वृद्धि। तो आंसर हो जाएगा 1, 2, 3। ये याद रखिए। देखिए ये कॉन्सेप्चुअल प्रश्न था, इसलिए मैंने इसको लिया था। ठीक है, ताकि आप लोग इसको आसानी से मैं समझा सकूं, क्योंकि समझाना ही यहां मूल है। कृषि क्षेत्र का शीर्ष बैंक कौन है? कृषि क्षेत्र में जो लोनिंग किया जाता है उसका शीर्ष बैंक कौन है? कृषि क्षेत्र का, कृषि क्षेत्र का शीर्ष बैंक कौन है? और यह भी पूछता है कि ग्रामीण अवस्थापना के लिए सबसे ज्यादा धन उपलब्ध कराने वाला शीर्षतम बैंक कौन है? तो ऑप्शन है यहां पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक, ऑप्शन बी जो है वो एसबीआई है, ऑप्शन सी जो है वो नाबार्ड है, और ऑप्शन डी जो है वो है सेंट्रल बैंक, सेंट्रल बैंक। तो यहां सही उत्तर होगा नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। 1982 में इस बैंक की स्थापना हुई थी। ग्रामीण अवस्थापना के लिए या कृषि के लिए ऋण देने वाली सर्वोच्च संस्था है भारत में। यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, और यह भी पूछता है कि कब इसकी स्थापना हुई थी, और इसका जो हेड ऑफिस है वो मुंबई में है। इसका हेड ऑफिस कहां है? मुंबई में। तो ये याद जरूर रखिएगा, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और मैंने देखा ये कई बार एग्जाम में आया है। तो कृषि क्षेत्र का शीर्ष बैंक जो है, कृषि क्षेत्र में धन उपलब्ध कराने वाला, वो कौन है? नाबार्ड है, नेशनल बैंक ऑफ रूरल एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न था, इसलिए मैंने इसको ले लिया, और ये बार बार एग्जाम में आता भी है। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न देखा जाए। भारत में सरकार ने 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया था? भारत में सरकार ने 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया था भारत सरकार ने? ठीक है ना। तो नंबर ऑप्शन ए है 1969, नंबर बी है 1970, नंबर सी है 1981 और नंबर डी है 1991। ठीक है ना। तो पहला ऑप्शन जो दिया है 1969, देखिए इंदिरा गांधी सरकार ने 1969 में 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था, नेशनलाइजेशन किया था, और 1980 में 6 बड़े बैंकों का, कुल 20 बड़े बैंकों का हुआ था, नेशनलाइजेशन किया था। ये एक बड़ी क्रांति, एक बड़ी महत्वपूर्ण घटना थी भारत के इतिहास में, जब प्राइवेट बैंकों का नेशनलाइजेशन कर दिया गया था और भारतीय अर्थव्यवस्था को एक नियंत्रित रूप देने का, भारतीय मुद्रा जो प्राइवेट सेक्टर में इधर उधर बह रही थी और गलत कार्यों में उसका प्रयोग हो रहा था, उसको नियंत्रित करने के लिए भारत सरकार ने 1969 में 14 बड़े बैंकों का और 1980 में 6 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। तो सही उत्तर होगा 1969 में 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो पूछ रहा है मुद्रास्फीति में किसको लाभ होता है? मुद्रास्फीति यानी महंगाई की अवस्था। महंगाई की अवस्था माने वस्तुओं का दाम बढ़ता जाए ग्रेजुअली, और मुद्रा की कीमत घटता जाए। इनमें मुद्रा की कीमत यहां घट रहा है, यही मुद्रास्फीति। तो मुद्रास्फीति की अवस्था में किसको लाभ होता है, यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसको लाभ होता है? तो सबसे पहला यहां ऑप्शन दिया हुआ है, मुद्रास्फीति की अवस्था में लेनदार, ठीक है। नंबर बी, प्रतिभूतियों में निवेशक, प्रतिभूति में जो लोग निवेश करते हैं उनको फायदा होता है, ये यहां बोल रहा है। प्रतिभूतियों में निवेशक, देनदार, ठीक है ना। नंबर सी देनदार, और नंबर डी है यहां पे उपभोक्ता,
लेनदार को यहां ऋणी भी कहा जा सकता है, ठीक है ना, जिसने ऋण लिया। देखिए, तो यहां सही उत्तर होगा लेनदार, यानी जिसने ऋण लिया हो, ऋणी। ऋणी आदमी जिसने ऋण लिया हो उसको ज्यादा फायदा होता है। अब आप पूछेंगे क्यों? देखिए, जिस समय उसने ऋण लिया था उस समय मुद्रा का वैल्यू ज्यादा था, और आज मुद्रा की वैल्यू क्या हो गई है? कम हो गई है। मतलब आप कह सकते जहां 100 रुपए में 10 सामान आता था, अब 100 रुपए में कितना आ रहा है? अब 5 सामान आ रहा है। यानी जिस समय आपने ऋण लिया था उस समय मुद्रा का कीमत ज्यादा था, क्षमता ज्यादा था, और आज मुद्रा की क्षमता क्या है? कम है। इसका मतलब आपके पास जो मुद्रा अब आप जो देने जा रहे हैं, क्योंकि आप ऋण लिए हुए हैं, ऋण लेने वाले हैं, लोन लिया है आपने, इस समय आप जब लोन देंगे तो आपके मुद्रा की वैल्यू कम है, इसलिए आपको देने में ज्यादा आसानी होगा। जिस समय आपने लिया था उस समय मुद्रा की वैल्यू ज्यादा थी, और आज आपके, मान लीजिए एक जमाना था जब कोई चीज 10,000 का मिल रहा था, आज उसकी वैल्यू घट के 5,000 में मिल रही है, ठीक? तो आज आपको उसको देने में कठिनाई नहीं होगा। मान लीजिए इलेक्ट्रॉनिक सामान, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक सामान है जो किसी जमाने में बहुत महंगे थे। पहले मोबाइल फोन ही आया तो 50-50 हजार के मोबाइल मिल रहे थे, आज आपको कम से कम में मोबाइल मिल जाएगा। तो आज उस जमाने में किसी को मोबाइल गिफ्ट करना रहता तो बहुत कठिनाई था, आज मोबाइल गिफ्ट करना तो सस्ते में मिल रहा। उसी प्रकार से उस जमाने में रुपए की कीमत ज्यादा थी, मुद्रास्फीति के समय मुद्रा की कीमत कम हो गई, तो आपको इस समय मुद्रा चुकाने में, लोन चुकाने में कठिनाई नहीं होगा। इसलिए यह प्रश्न बार बार आता है कि मुद्रास्फीति की अवस्था में सबसे ज्यादा फायदा किसके होता है? तो ऋणी को होता है। क्यों? क्योंकि इस समय जो मुद्रा वो चुकाएगा उसकी क्षमता कम है, जब लिया था उस समय उसकी क्षमता ज्यादा था, तो ऋणी का फायदा ज्यादा होता है। ऋणी या लेनदार को फायदा ज्यादा होता है। उत्तर होगा ऋणी या लेनदार, ठीक है। ये सारे कॉन्सेप्चुअल प्रश्न हैं और मैंने इसीलिए इसको लिया भी है ताकि कॉन्सेप्ट बता सकूं। और प्रश्न तो देखिए बहुत हजारों हैं और हजारों प्रश्न लिए जा सकते हैं, मतलब उससे नहीं है, मतलब इससे है कि जिससे हम आपको ज्यादा समझा पाए। अगला प्रश्न जरा देखिए, अगला प्रश्न मौद्रिक नीति है। मौद्रिक नीति है, अगला प्रश्न है मौद्रिक नीति है। मौद्रिक नीति है। अब ऑप्शन देखिए क्या क्या दिया है। नंबर ए, राजकोषीय नीति के विपरीत, राजकोषीय नीति के विपरीत, राजकोषीय नीति के विपरीत, थोड़ी सा बड़े बड़े क्वेश्चन हैं। ऑप्शन बी है राजकोषीय नीति का पूरक, राजकोषीय नीति का पूरक, राजकोषीय नीति का पूरक। सी है मंदी के दौरान अधिक प्रभावी, मंदी के दौरान अधिक प्रभावी, अधिक प्रभावी, मंदी के दौरान अधिक प्रभावी। और नंबर डी है प्रभावी मांग को नियंत्रित करने हेतु प्रत्यक्ष उपाय। प्रभावी मांग यानी डिमांड को, प्रभावी मांग, प्रभावी मांग, प्रभावी मांग को नियंत्रित करने हेतु प्रत्यक्ष उपाय। प्रभावी मांग को नियंत्रित करने हेतु, नियंत्रित करने हेतु प्रत्यक्ष उपाय। पहले तो ये जान लीजिए, देखिए जो सरकार है किसी देश की, वो दो नीतियों से चलता है। पहला राजकोषीय नीति और दूसरा मौद्रिक नीति। राजकोषीय नीति के तहत आय, सार्वजनिक आय और सार्वजनिक व्यय और सार्वजनिक ऋण आता है फिस्कल पॉलिसी के तहत। दूसरा होता है राजकोषीय आय, माने सरकार की आय क्या हुआ, सार्वजनिक आय, सार्वजनिक व्यय और सार्वजनिक ऋण। ये तीन चीज आता है राजकोषीय नीति में, फिस्कल पॉलिसी में। याद रखिए इसको, कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। सरकार का आय, व्यय और ऋण क्या है, ये राजकोषीय नीति है, इसका संचालक सरकार होता है। दूसरा होता है मॉनेटरी पॉलिसी यानी मौद्रिक नीति।
मौद्रिक नीति जो है उस देश की जो केंद्रीय बैंक है, जैसे भारत में आरबीआई है, वो मॉनेटरी पॉलिसी को चालू करता है। और मॉनेटरी पॉलिसी में क्या होता है, मौद्रिक नीति में मार्केट में मुद्रा की मात्रा या मुद्रा का प्रवाह या मुद्रा के का जो लिक्विडिटी है उसको, उसका नियंत्रण, ब्याज दर का नियंत्रण और साख का नियंत्रण, ये तीन चीज, माने मुद्रा की मात्रा, ब्याज दर और साख की मात्रा, इसका जो रेगुलेशन है, नियंत्रण है, उसको बोलते हैं मौद्रिक नीति। मान लीजिए आपने मार्केट में मुद्रा की मात्रा को बढ़ा दिया तो मुद्रा की क्षमता घट गई, मुद्रा की मात्रा को कम कर दिया तो मुद्रा की क्षमता बढ़ गई, ठीक है ना। और मुद्रा की मात्रा अगर मार्केट में आपने ज्यादा कर दिया तो जाहिर सी बात है लोगों के पास पैसा आ गया, पैसा आने से लोग क्या कर रहे हैं, ज्यादा चीज की खरीदारी भी कर रहे हैं, बिजनेस व्यवसाय व्यापार भी बढ़ा, तो मांग निश्चित ही बढ़ रहा है, घट रहा है। सरकार की, जैसे कोरोना काल में आप देख लीजिए सारी आर्थिक क्रियाएं रुक गई थी, मार्केट में मुद्रा का प्रवाह भी रुक गया था, तो डिमांड और सप्लाई भी कम हो गया। सामान्य काल आया, सरकारी मुद्राएं भी आ गई तो मांग बढ़ गया। जैसे अब आप देख लीजिए नोटबंदी का समय जब हुआ तो नोटबंदी के समय मुद्रा की मात्रा मार्केट में कम हो गई, तो जाहिर सी बात है डिमांड बहुत कम हो गया, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, केंद्रीय बैंक, जैसे भारत में आरबीआई, जो मौद्रिक नीति का आरबीआई संचालन करता है भारत में, तो आरबीआई मौद्रिक नीति के माध्यम से निश्चित ही मांग को बढ़ाता है, घटाता है, इसके नियंत्रण का एक प्रमुख उपाय है। मौद्रिक नीति में भाई आप ब्याज दर बढ़ाएंगे, ब्याज दर घटाएंगे, साख की मात्रा बढ़ाएंगे, मुद्रा की मात्रा बढ़ाएंगे, तो जाहिर सी बात है लोगों की आर्थिक क्षमता पर ही निर्भर है और आर्थिक क्षमता के माध्यम से डिमांड और सप्लाई का कार्य चलता है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, प्रभावी मांग को नियंत्रित करने हेतु यह हालांकि और सारे कार्यों मौद्रिक नीति आता है कि, लेकिन यहां जो मिल रहा है आंसर वो यही मिल रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट है, बंधुआ मजदूरी पर रोक अधिनियम पारित कब हुआ, यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बंधुआ मजदूरी निवारण अधिनियम, बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम, मजदूरी उन्मूलन अधिनियम कब आया था, बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम, ऑप्शन है 1972, नंबर बी 1976, 1982, 1982 और नंबर डी है 1948। तो इसका सही उत्तर होगा बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम 1976। बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम जो है वो 1976 में पारित हुआ था। तब से भारत में बंधुआ मजदूरी को एक अपराध बना दिया गया, और एक दांडिक अपराध भी, ठीक है। पहले जमाने में लोगों को गुलाम बनाकर उनसे काम करवाना, देखिए भारत के संविधान का जो अनुच्छेद 23 है, 23, आर्टिकल 23, ये भी इस पर रोक लगाता है, लेकिन अनुच्छेद को प्रभावी बनाने के लिए कानून पारित किए जाते हैं, जो ये 1976 में पारित हुआ। मानव दुर्व्यापार और बलात्श्रम, मानव दुर्व्यापार और बलात्श्रम पर रोक जो किया गया है आर्टिकल 23 के तहत, उसी को प्रभावी बनाने के लिए बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम लाया गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जरा इसको समझा जाए। देखिए अगला क्वेश्चन कर रहा है 8वां, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब लागू किया गया। बहुत बढ़िया प्रश्न है, इसमें थोड़ी सा हम समझाने का स्पेस है, इसलिए मैंने इस प्रश्न को लिया है। नंबर ए 1950 1950, नंबर बी 1952, नंबर सी 1975 और नंबर डी 1990। ये चार ऑप्शन है, इसमें सही क्या है इसको जरा ध्यान से देखिए। जब भारत आजाद हुआ तो ये देखिए, भारत एक ऐसा देश है जहां भारत गांवों में बसता है, और भारत दुनिया का एक ऐसा देश है जहां
व्यक्तिगत जीवन से ज्यादा सामूहिक जीवन प्रभावी है। जैसे गांवों में क्या होता है, गांवों में एक घर में अगर चूल्हा नहीं जलता है तो सभी घरों में चूल्हा नहीं जलता है। चूंकि भारत की ज्यादातर जनसंख्या उस समय गांवों में निवास कर रही थी, तो आजादी के बाद यह तय किया गया कि भारत का विकास कैसे हो। तो तय किया गया कि भारत में ऐसा तो होगा नहीं कि अगर गांवों का विकास करना तो इनके घर में रोजगार की जरूरत है, इनके घर में बिजली की जरूरत है, इनके घर में पानी की जरूरत है, ऐसा तो संभव था नहीं। तय हुआ कि विकास तो किया जाएगा गांवों का, लेकिन सामूहिक विकास किया जाएगा। यह मानकर चलाया जाएगा कि विकास के जो तत्व हैं वो एक साथ सभी को प्रभावित करें। यानी अगर बिजली लगा रहा है तो सबको बिजली मिल रहा है, शिक्षा दे रहे हैं तो सबको शिक्षा मिले, सड़क का विकास कर रहे हैं तो सबको सड़क मिले, पानी का विकास कर रहे हैं तो सबको पानी मिले। यानी शिक्षा, स्वास्थ्य पे, यानी गांव का एक सामुदायिक विकास किया गया एक साथ। और यह माना गया कि एक ही समूह में सबका विकास होगा, अलग अलग विकास नहीं किया जाएगा। जो किया जाएगा पूरे गांव को एक समूह मानकर, एक इकाई मानकर उसका विकास किया जाएगा, प्रत्येक व्यक्ति का नहीं। तो इसी विकास की प्रक्रिया को, जिसमें गांव को पूरा एक इकाई माना गया, एक समुदाय को इकाई माना गया, ग्रामीण समुदाय को, इस विकास को कहा गया सामुदायिक विकास। और यह बहुत बड़ी योजना थी। चूंकि गांवों में जागरूकता कम था, यह भी प्रश्न कि क्यों फेल हुआ, जागरूकता कम था, लोग इसको समझ नहीं पाए, तो इसलिए यह बहुत ज्यादा निश्चित परिणाम नहीं दे पाया, बहुत ज्यादा निश्चित परिणाम नहीं पाया। लेकिन यह योजना हमारे देश के नीति नियंताओं का एक बहुत बड़ा सोच था, जो 1952 में सामुदायिक विकास योजना कार्यक्रम प्रारंभ किया था 1952 में। और यह बड़ा थाट था कि पूरे गांव, ग्रामीण समुदाय का एक साथ विकास किया जाएगा। बिजली है तो सबके लिए, शिक्षा है तो सबके लिए, स्वास्थ्य है सबके लिए, कृषि का विकास होगा सबके लिए होगा। यह सारा चीज मानकर कृषि, व्यवसाय, शिक्षा को लेकर ग्रामीण समुदाय का विकास का योजना 1952 में लाया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान का मुख्यालय कहां पर है? तो इसका उत्तर होगा हैदराबाद। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान का जो मुख्यालय है वो कहां पर है? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, कई बार पूछा, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान, तो उत्तर होगा हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां, आयात कर, आयात कर, नंबर ए ऑप्शन, व्यापार की मात्रा, व्यापार की मात्रा को बढ़ाता है, व्यापार की मात्रा को बढ़ाता है। नंबर बी, व्यापार की मात्रा को, व्यापार की मात्रा को घटाता है, आयात कर। सी, कोई प्रभाव नहीं डालता, व्यापार की मात्रा पर कोई प्रभाव नहीं डालता। इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अब उत्तर क्या होगा इसका, जरा बताइए भाई। व्यापार, अगर आयात कर आप बढ़ाते हैं तो जाहिर सी बात है आयात की मात्रा जो है वो घट जाएगी। तो जाहिर सी बात है आयात कर एक प्रकार का बंधन है, एक प्रकार का बाधक भी माना जाता है व्यापार में, और वह व्यापार को घटाता ही, आयात में कमी कर देता है, इसलिए व्यापार घटा रहा है। तो इसलिए यहां ऑप्शन जो होगा वो बी ही सही होगा कि व्यापार की मात्रा को क्या करता है? घटाता है। ठीक है, नेक्स्ट आइए 11वां प्रश्न, एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है और कॉन्सेप्चुअल प्रश्न है। 11वां प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है और कॉन्सेप्चुअल प्रश्न है, जरा इसको देखा जाए। ग्यारहवां प्रश्न कह रहा है, चालू खाते में रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता, चालू खाते में
रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता कब से लागू हुआ? यह बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यह रुपए की परिवर्तनीयता से संबंधित है। नंबर ए 1994 यानी 1994, नंबर बी 1996, नंबर सी 1998 और नंबर डी 2000। अब आप जरा ये बताइए, तो अब इस प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले हमको रुपए की परिवर्तनीयता का मतलब समझना पड़ेगा। देखिए, चालू खाता और पूंजी खाता में रुपए की परिवर्तनीयता एक मांग थी। अब चालू खाता में रुपए की परिवर्तनीयता का मतलब यह हुआ कि भारतीय मुद्रा विदेश की मुद्रा में आसानी से परिवर्तित हो जाए और विदेश की मुद्रा भारतीय मुद्रा में आसानी से परिवर्तित हो जाए। अभी आप अपने हाथ में डॉलर ले लीजिए और जाके मार्केट में बहुत सारे बैंक के अगल बगल बैठते हैं, उनको डॉलर देके आप तुरंत रुपया ले लेंगे। वो अपना कमीशन काट लेगा लेकिन तुरंत एक्सचेंज हो जाएगा। तो रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता का मतलब यह होता है कि भारतीय मुद्रा का विदेशी मुद्रा में आसानी से लेन देन हो जाए और विदेशी मुद्रा का भारतीय मुद्रा में आसानी से परिवर्तन हो जाए, यानी आप आसानी से एक्सचेंज कर सके। इसको कहते हैं चालू खाते में पूर्ण परिवर्तनीयता। अभी पूंजी खाते में पूर्ण परिवर्तनीयता नहीं हुआ है। अगर आप पूंजी खाते में पूर्ण परिवर्तनीयता हो जाएगा तो आप विदेश में जाकर आसानी से जमीन जायदाद या कुछ भी शेयर सब खरीद सकते हैं। तो पूंजी खाते वाला अभी नहीं हुआ, वो किसी देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप भी हो सकता है, लेकिन चालू खाते में हो गया है। आसानी से आप कोई भी करेंसी विदेश की अपना रुपया देकर, जो इस समय चल रहा है, जैसे डॉलर का 80 चला, 80 देके एक डॉलर खरीद, ये हो सकता है। तो चालू खातों में 1994 से 1994 से जो है चालू खाते में रुपया जो है वो पूर्ण रूप से परिवर्तनीय हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रा के अवमूल्यन का परिणाम, मुद्रा के अवमूल्यन का परिणाम, डिवैल्यूएशन, अवमूल्यन का परिणाम। तो ऑप्शन ए है देश में आयात एवं निर्यात को बढ़ाना, देश में आयात व निर्यात को बढ़ाना। बी ऑप्शन है आयात निर्यात को घटाना, आयात व निर्यात को घटाना। सी ऑप्शन है निर्यात को बढ़ाना, निर्यात को बढ़ाना व आयात को घटाना। और नंबर डी है निर्यात बढ़ाना, निर्यात को घटाना, आयात को बढ़ाना, निर्यात को घटाना व आयात को बढ़ाना। तो आप ऐसे प्रश्नों को तभी हल कर पाएंगे जब आप जो टर्म देखिए, अर्थव्यवस्था में टर्मिनोलॉजी बहुत महत्वपूर्ण होता है। आधे से ज्यादा टर्मिनोलॉजी जो होते हैं वो शब्द, वो थोड़ी कठिन होते हैं और उनका कॉन्सेप्ट आपको मालूम होना चाहिए। अब अवमूल्यन क्या है? देखिए, मुद्रा का अवमूल्यन का मतलब यह हुआ कि जब कोई देश अपने मुद्रा के बदले या विदेश की मुद्रा के बदले अपने मुद्रा की वैल्यू गिरा देता है, अपने मुद्रा की वैल्यू जो है वो क्या कर देता है, कम कर देता है। जैसे आप पहले जो है किसी देश से मान लीजिए एक डॉलर का आप पहले 70 रुपया में खरीद रहे थे, अब आप क्या करिए 80 रुपए में एक डॉलर खरीद दीजिए, तो आपकी मुद्रा की वैल्यू क्या हो गई, गिर गई। कहां आप 70 रुपया में एक डॉलर खरीद रहे थे, अब आप 80 रुपए में एक डॉलर खरीद रहे हैं। आप और कम करना चाहते तो 90 रुपए में एक डॉलर खरीदिए। यानी कि जो चीज आप कम में खरीद रहे थे वही आप ज्यादा खरीद, इसका मतलब आपकी मुद्रा की कीमत क्या हो गई, गिर हो गई। तो इसको कहते हैं डिवैल्यूएशन, यानी मुद्रा का अवमूल्यन। अब मुद्रा का अवमूल्यन होता किस लिए है? देखिए, इंटरनेशनल मार्केट में
अगर कोई व्यक्ति जो काम मान लीजिए $2 में कर रहा, मान लीजिए भारत का ये मार्कर है, अमेरिका में $2 में बिक रहा था, ठीक। अब मान लीजिए आपने अपना दाम गिरा दिया, अपना मुद्रा का वैल्यू आपने गिरा दिया, तो वहां का व्यक्ति अब इसको $1 में खरीद लेगा, क्योंकि आप अब $1 के बदले उस समय 70 रुपए में $1 खरीद रहे थे, अब आप 90 रुपए में $1 खरीद रहे हैं, तो डॉलर का महत्व बढ़ा, तो आपके चीज का महत्व क्या हो गया, घट गया। इसका मतलब क्या हुआ, आपके पैसे की वैल्यू जैसे गिरी तो आपके वस्तुओं का भी वैल्यू गिर जाएगा, दाम गिर जाएगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि आपका पैसा ही इसको निर्धारित कर रहा है। अगर ये भारत में 50 रुपए में कोई खरीद रहा था किसी जमाने में, तो आपके मुद्रा की वैल्यू अगर गिर जाती, देखिए भारत में नहीं गिरेगा ये, लेकिन अंतरराष्ट्रीय मार्केट में ये वैल्यू गिर जाएगा, क्योंकि आप किसी देश की मुद्रा के बदले आप कम पैसा लेने को तैयार हो गए, ठीक है ना। तो वो $2 का जो चीज खरीद रहा था अब उससे कम में खरीदेगा, तो भारत की वस्तुओं की मांग क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इंटरनेशनल मार्केट में निर्यात, अच्छा अब विदेश से वस्तु जब कोई लाएगा खरीद के आयात करेगा तो वो महंगा हो जाएगा, क्योंकि कहां 70 रुपए में $1 मिल रहा था, अब 90 रुपए में $1 मिल रहा है, तो जो आयात करके सामान विदेश से लाएगा उसको ज्यादा पैसा देना पड़ेगा, ठीक है। इसका मतलब आयात घट जाएगा, लेकिन जब ये चीज इंटरनेशनल मार्केट में सस्ती हो जाएगी तो निर्यात बढ़ जाएगा। तो मुद्रा का अवमूल्यन किया ही इसलिए जाता है ताकि निर्यात बढ़ जाए और आयात क्या हो जाए, घट जाए। यही इसका मूल कॉन्सेप्ट है, याद रखिएगा। तो किसी देश की मुद्रा का जो अवमूल्यन होता है वो किस लिए होता है, निर्यात को बढ़ाना, ठीक है ना, और आयात को क्या होगा, घटाना। भारत में 3 बार अवमूल्यन किया गया है, 1949, 1966 और 1991। 3 बार भारत सरकार ने मुद्रा का अवमूल्यन किया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। वैश्वीकरण का संबंध इनमें से सही नहीं है। वैश्वीकरण के बारे में यह कॉन्सेप्ट दे रखा है, जरा समझिए। भारतीय उद्योगपतियों को विदेशी निवेश प्राप्त करने के लिए उत्साहित करना, उद्योगपतियों को विदेशी प्रतिष्ठानों को खरीदने के लिए प्रेरित करना, विदेशियों को भारतीय कंपनियों को खरीदने के लिए लालायित करना, इसने भारत के छोटे उद्यमियों को आशावाद का एक बोध पैदा किया है। देखिए, वैश्वीकरण एक ऐसी, जब किसी देश की अर्थव्यवस्था अन्य देशों की अर्थव्यवस्था से एकीकृत हो जाती है, यानी किसी देश की अर्थव्यवस्था का विश्व की अन्य अर्थव्यवस्थाओं से जो एकीकरण होता है उसको कहते हैं वैश्वीकरण। अब वैश्वीकरण में निवेश भी किसी देश में आता है, भारत किसी देश से अन्य देशों में भी निवेश जाता है, अन्य देश की कंपनियां हमारे देश की कंपनियां खरीदती हैं, हमारे देश के कंपनी अन्य देश की कंपनियों खरीदते हैं। लेकिन ये सब बड़े पूंजीपतियों या बड़े उद्यमियों, बड़े व्यापारियों के लिए होता है। छोटे उद्योगपति जो हैं या छोटे व्यवसायी और बिजनेसमैन जो हैं वो हमेशा वैश्वीकरण से उनको नुकसान ही होता है। अब आप पूछेंगे क्यों भाई, बड़े बड़ी कंपनियां, बड़ी बड़ी मशीनें लगेंगी तो जो छोटे छोटे व्यवसायी हैं जितने, क्योंकि बड़ी कंपनियां तो तेजी से छा जाती हैं मार्केट में, सस्ता सस्ता माल लाकर, क्योंकि उनका पूंजी ज्यादा है, मशीन ज्यादा है, कम ही रुपए में ज्यादा पैदा कर लेंगी। और छोटे छोटे उद्योगपति क्या है, छोटे छोटे व्यवसायी क्या है, महंगा में पैदा कर रहे हैं, तो उनका चीज बिकेगा, उनका उद्योग, बड़े बड़े कंपनियों का चीज सस्ता होता है। इसलिए वैश्वीकरण से हमेशा छोटे जो व्यापारी हैं या छोटे उद्यमी हैं उनके मन में उत्साह पैदा नहीं होता, बल्कि उनके मन में डर पैदा होता, बल्कि उनको हानि होता है। तो डी ऑप्शन जो दिया है, इसने भारत के छोटे उद्यमियों में आशावाद का बोध पैदा किया है। यह गलत है, आशावाद नहीं बल्कि निराशावाद का बोध पैदा किया है, यह ऑप्शन होना चाहिए था। तो ऊपर के तीनों सही हैं कि भारतीय उद्योगपतियों को विदेश में निवेश प्राप्त करने के लिए उत्साहित किया, यह भी सही है।
भारतीय उद्योगपतियों को विदेशी प्रतिष्ठानों को खरीदने के लिए प्रेरित किया, यह भी सही है। विदेशियों को भारतीय कंपनियों को खरीदने के लिए लायक किया, यह भी सही है। लेकिन छोटे उद्यमियों को उसने उत्साहित नहीं किया, बल्कि उनको हतोत्साहित। ठीक है, तो ये प्रश्न आज मैंने आपको बता दिया है। कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न थे इकोनॉमिक्स के। ठीक है, इसके अलावा आप इकोनॉमिक्स का हमारा बहुत सारा कोर्स भी है, उसको जाके आप देख लीजिए। ठीक है, ये एक कोशिश था ताकि आपको महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम बता दें। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम अन्य विषय को लेकर आएंगे। ठीक है, ज्योग्राफी है, साइंस है, और भी जो भी विषय है उनको पूरा करके हम इसको कवर करेंगे। ठीक है, नए लेक्चर में आपके साथ मैं पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।